बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करना इस प्रोग्राम का मकसद होता है और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से तमाम तरह मेहमान मौजूद होते हैं। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से हम बात करते हैं, बल्कि वहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है उसको किस तरह से अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के क्या मसाइल हैं, पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं उनकी क्या नेगलिजेंस रही है, कहाँ पर वो निगलेक्ट रही, किन मसाइल को उस तरह से उजागर नहीं किया गया, किन मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई और मौजूदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में क्या मसाइल हैं और गिलगित बल्तिस्तान पर किस तरह से तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान तरक्की कर सकता है। और खास तौर पर सैर व सियाहत का जो शोबा है जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया प्रोग्राम में शाहिदुल्लाह बेग साहब ने, जो कि साबिक सेक्रेटरी अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, जबकि मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया गुलाम अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफी हैं। बेग साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। बेग साहब, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला वहां की आईनी हैसियत का रहा है। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल नहीं सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर इक्तदार में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी उम्मीद दिलाई है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल जाएगी। अभी तक आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल पाई है? असल में ये गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के सिलसिले में जो इनिशिएटिव लिया गया था ये 2014 में लिया गया था। उस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स में तैनात था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपने सरताज अजीज साहब से मुलाकात करनी है। और उसी दौरान दिसंबर में मुझे याद है 2014 में 15 में एक समरी इनिशिएट की गई और हमारी तरफ से, और मैं और सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस में मिल के उसके कुछ पॉइंट्स बनाए थे। तो उसके बाद से काफ़ी प्रोग्रेस हुई। सरताज साहब ने अपनी एक रिपोर्ट की, बड़ी अच्छी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, जिसमें गिलगित को प्रोविजनल प्रोविंस बनाने का कहा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इसका अमली जामा पहनाया जाएगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कुछ अरसे में 3-4 महीने में गिलगित बल्तिस्तान को उनका आईनी हकूक मिलेंगे। बगैर आईनी हकूक के हमारा जो इलाका है न तरक्की कर सकता है न मेन स्ट्रीम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो गवर्नमेंट की सोच है उस इलाके को एक आईनी हैसियत देना, उसको एक हकीकत के रूप में डालना है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले 3-4 महीनों में कोई इस बारे में काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस हो। गुलाम अब्बास साहब, बेग साहब ने जिस तरह से कहा कि और ये बिल्कुल बचा है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत ना मिलने की वजह से अभी तक किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? बहुत शुक्रिया। जैसा कि बेग साहब ने कहा, और बेग साहब के पास इस हवाले से काफ़ी मालूमात भी हैं, वो इन प्रोसेस का हिस्सा भी रहे हैं और उन्होंने इन चीज़ों को कुछ किसी हद तक इनिशिएट भी किए हैं और इनको हिस्ट्री का भी पता है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान गुज़श्ता जब से ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने इल्हाक़ किया है इस खित्ते ने, तो उसको मुख्तलिफ़ सेटअप दिया जाता रहा और एक सूबे की हैसियत से या मुल्क की जो एक 4 इकाई हैं उसमें से 5वां इकाई की हैसियत से कभी गिलगित बल्तिस्तान को अब तक ट्रीट नहीं किया गया। मुतनाज़ा इलाका अब तक है, आज के दिन तक गिलगित बल्तिस्तान को मुतनाज़ा खित्ता कहा जाता है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपना इलाका जो है अपने ज़ोर बाजू आज़ाद करा के पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था। खैर, एक कश्मीर का डिस्प्यूट है, उसके साथ इसको नथी किया गया, जो भी सूरत हाल बनी है। तो अब जो एक रियलाइजेशन हुई है यहाँ पर मरकज़ी सतह पे, और वहाँ पर जो ख़ुसूसन यूथ में एक मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहिए और हमारे जो आईनी हकूक़ है, जो जिसे बुनियादी हकूक़ भी आप कहा जाता है, कि उनको मिलनी चाहिए। तो एक ये इस रियलाइजेशन और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे इसकी काविशों के बाद जो है, जैसा कि बेग साहब ने कहा कि सरताज अजीज़ की सरबराही में कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली जो उसकी अल्टीमेट लास्ट जो फाइंडिंग्स आई ना, वो फिर गिलगित बल्तिस्तान को एक आर्डर के तहत 2018 के आर्डर के तहत उसको चलाया जा सका। लेकिन ये कि उसके बाद फिर इस हवाले से कोशिश हुई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। अब जैसा कि आपने कहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है वो ऐलानात किए कि हम इनको गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे और अबूरी आईनी सूबा बना देंगे।
इस हवाले से एक कमेटी भी बनी है, कमेटी की एक मीटिंग भी हुई है, लेकिन ये कि उस मीटिंग के बाद कुछ सब कमेटीज़ जो जहाँ तक मुझे मालूमात मिली है सब कमेटीज़ बनी है। अब वो सब कमेटी बैठ के इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। मेरा ख़्याल है कि कश्मीर का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के बाद शायद इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आ जाए। जैसा कि आपने बताया गिलगित बल्तिस्तान को, अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की अब तक रुकी हुई है या वो स्लो हैं, पेस स्लो हैं, तो उसकी सबसे जो बुनियादी वजह, बड़ी वजह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हुकूक ना मिलना, मेन स्ट्रीम में शामिल ना होना। क्योंकि कोई भी जो एजेंसी है फॉरेनर जो भी फंडिंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो उस खत्े में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाने, वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो एक्टिविटी करने के लिए वो थोड़ा सा रिज़र्व रहता है कि ये मुतनाज़ा खित्ता है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट यही है। अच्छा बेग साहब, जिस तरह से पिछली हुकूमतें भी रहीं, आपका ताल्लुक भी हुंजा से है, गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के तमाम तरह अफेयर्स को आप देखते भी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे। इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जब भी इंतखाबात हुए जो जमात भी आई उसने यही सबसे पहले कहा जी हम आईनी हैसियत दिलवाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब जिस तरह से अब्बास साहब ने भी कहा कि अभी तक कोई पेशरफ्त हुई नहीं है, तो पिछली हुकूमतों के दरमियान भी यही मामला तय होते थे लेकिन आखिर तक आईनी हैसियत मिल नहीं पाती थी। तो आपको किस तरह से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई है, कुछ पेशरफ्त हो रही है इस मामले पर? मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ, जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह कोई बेहतरी आएगी। एफर्ट्स तो 2015 से शुरू हैं, क्योंकि ये बड़ा मुतनाज़ा इलाका है, बहुत बड़ा इशू है। इसको देखने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कमेटियाँ बैठी रही हैं और ठीक बैठी रही हैं, ताकि एक ऐसा पैकेज गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाए जिसमें जहाँ तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाएं और फिर मेन स्ट्रीम के अंदर रहते हुए अपने इलाके में, हमारे अपने इलाके में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, लोगों को रोजगार के मौके खुल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है जिस तरह अब्बास साहब ने बात की है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो शायद इसके बाद कोई प्रोग्रेस हो। लेकिन मेरा तजर्बा है, जिस तरह मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो चीज़ें काफ़ी हद तक उस लेवल तक आ गई हैं जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान एक ज़रूर डिसीजन लेगी और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मफाद में डिसीजन लेगी और बेहतर डिसीजन लेगी। सही। गुलाम अब्बास साहब, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है जो प्रायोरिटीज़ में होने चाहिए? वैसे इस हवाले से जो गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, ये एक खुशाइन बात है जो अब तक हमें नज़र आ रहे हैं कि या गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट, और जो सेंटर में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन दोनों की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेहतर है। अब उसको कंपैरेटिवली पिछले गवर्नमेंट को अगर हम सामने रख के देखेंगे तो कल ही की बात है, कल यहाँ पर सीपैक से रिलेटेड एक अहम मीटिंग हुई प्लानिंग में, और वहाँ पर ये मुझे नहीं समझ आया कि मेन स्ट्रीम यहाँ मीडिया में इस चीज़ को हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन ये कि जो हमारी ज़राए से हमें मिली जो खबर मिली है उस हवाले से ये है कि जो सीपैक का जो वेस्टर्न रूट है, जो गवादर से लेके आपका हसन अब्दाल तक का जो रूट है, अब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। उन्होंने फ़ैसला किया है कि उसको गिलगित तक एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो उसमें आपका सवात मोटरवे और फिर चित्राल टू सवात से आगे चित्राल से शंदोर और शंदोर से गिलगित, तो ये वेस्टर्न रूट को सीपैक का जो है वो गिलगित तक एक्सटेंड करने का जो है ना, ये कल फैसला हुआ है। और ये एक गिलगित बल्तिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि आपका ये एक अल्टरनेट सीपैक का रूट जो आपका कराक्रम का गिलगित तक जो रूट है वो अक्सर बेशतर बंद होता रहता है। आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है, लोगों की आमदरफ्त से वो काफ़ी मुतासर होती है। तो एक अल्टरनेट रूट जो है आपको ये मिलेगा यहाँ से इस्लामाबाद से आप सीधा जो है गिलगित बल्तिस्तान आप सवात चित्राल के रास्ते से
जा सकेंगे। ये एक के कल की जो हालिया डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है इस गवर्नमेंट ने 370 अरब की जो है वो एक तरक्याती पैकेज जो की तारीखी है वो अनाउंस किया है, जिसमें कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो हमें डर है, जो खदशा है, वो ये है कि ये 2 साल में कितनी प्रोग्रेस दिखाएंगे, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट को 2 साल में वो मैक्सिमम गिलगित बल्तिस्तान कितना फ़ायदा ले सकते हैं, उनसे कितनी आम प्रोजेक्ट्स मंजूर करा सकते हैं। पाकिस्तान तरीके से आपको 2 साल में कितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, कितनी कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। शाहिदुल्लाह बेग साहब, गुलाम अब्बास साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बेग साहब, ब्रेक से पहले अब्बास साहब बात कर रहे थे कि पीटीआई को देखना यह है कि 2 साल में वो कितनी प्रोग्रेस दिखाती है, लेकिन आपके नजदीक आपको क्या लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में आईनी हैसियत एक मसला है, इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की पीटीआई को जरूरत है? मेरे अपने हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान को एनर्जी की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप देखें तो होंदा में इस वक्त भी मेरे ख्याल से 16-17 घंटे लोड शेडिंग है, गिलगित में है, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में है। एनर्जी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। और इस गवर्नमेंट में अच्छे प्रोजेक्ट है, मसलन हेंजल का प्रोजेक्ट है, होंदा में वताबाद का प्रोजेक्ट है, सरनों में प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेंगे, 3 से 4 साल का टाइम लेंगे, लेकिन मेरी जाती राय में ये चाइनीज में पंजाब पास तक वो इलेक्ट्रिसिटी लाए हैं। अगर गवर्नमेंट पूरी एफर्ट करे, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थोड़ी सी एफर्ट करे, तो अगर वहां से हमें 2-2.5 मेगावाट की बिजली मिल जाती है, जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते, तो मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। उसकी एक वजह यह है कि हम तकरीबन नवंबर के बाद टोटल हमारा काम रुक जाता है, न कोई डेवलपमेंट होती न कुछ होती। अब ये अगर आप हमें चाइनीज साइड से ये 250 मेगावाट अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द टाइम भी हमें मिल जाती है, तो सर्दियों में भी लोग काम कर सकेंगे। सर्दियों में सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म भी शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। मेरे नजदीक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम गिलगित बल्तिस्तान का एनर्जी है। अगरची हमारे जो हार्डल प्रोजेक्ट्स है या हमारे रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि पूरे पाकिस्तान को बिजली दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लिंकेज होनी है सड़कों की, जिस तरह अब्बास साहब ने बताया, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। साथ साथ जब आप चाइना से ये बिजली मंगवाएंगे तो गिलगित में लोकल ग्रिड के लिए भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। तो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो लोकल ग्रिड है जिसमें तमाम अजला जो 10 अजला है उनको मिलाने के लिए भी काम होना चाहिए। मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो है एनर्जी पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, हम जब भी प्रोग्राम करते हैं हमेशा ये बात होती है कि जी गिलगित बल्तिस्तान में इतने वसाइल हैं कि वहाँ से अगर बिजली पैदा की जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल है वो ख़त्म हो सकता है। हर हुकूमत आती है वो सिर्फ इस पर तवज्जो नहीं देती, पूरी पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल का सामना रहता है, बिजली की किल्लत का सामना रहता है, पानी की किल्लत का सामना रहता है। तो वहाँ पर इन मंसूबों पर, एनर्जी पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती फिर? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। देखें इतनी आपके पास पोटेंशियल है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो जनरेशन की, और जो सबसे सस्ती बिजली होती है दुनिया में कंसिडर किया जाता है, तो वो आपके पास पोटेंशियल होने के बावजूद किसी गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो नहीं दी है। साबिका गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, और अब ये अगर ये गवर्नमेंट फोकस करते हैं, जिसे कुछ प्रोजेक्ट्स का बेग साहब ने नाम लिया है, उन प्रोजेक्ट्स पे अब काम होते भी हैं तो ये वक्त लगेगा, 4 से 5 साल लगेगा। और देखें अब तक जितने भी पावर प्लांट गिलगित बल्तिस्तान में लगे हैं वो छोटे छोटे नालों पे लगे हैं, जैसे वो 1 मेगावाट 2 मेगावाट। अब जैसे हेंजल का वो इन्होंने जिक्र किया, ये जाके 20, 25, 15, 20, 30 मेगावाट इसके ऊपर जो है वो अब काम होना शुरू हो गया। वरना इससे पहले छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाए हैं जो उसी इलाके को, उसी मखसूस जो गांव है उस तक बिजली पहुंचा सकते थे। और वो भी सर्दियों में जब पानी की नालों में शार्टेज होती है तो वो पावर हाउस भी नहीं चल सकते थे। तो ये पहली दफ़ा एक प्रोजेक्ट अभी जो मंजूर हुई गौरी जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख है, वो पहला प्रोजेक्ट है जो रन ऑफ द रिवर ये इसको लगाया जा रहा है। यानी कि जो आपका जो इंडस रिवर का जो पानी है वो लिफ्ट करके उस पावर प्लांट के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऐसे आप सैकड़ों जो है वो आप पावर प्लांट लगा सकते हैं, जहाँ से आपका दरिया सिंध शुरू हो रहा है, दरिया सिंध की यहाँ KPK की सरहद तक आप इस तरीके से बेशुमार पावर प्लांट लगा सकते थे। आपको
जो है सस्ती बिजली पैदा कर सकते थे, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है अब तक। अच्छा बेग साहब, जिस तरह से गुलाम अब्बास साहब ने कहा कि अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है, आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्यों तवज्जो नहीं दी जाती है? वफाक की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती है? गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत होती है वो वफाक को ये बावर नहीं करवा सकती है, उस तरह से एतमाद में नहीं ले पाती कि वफाक उस तरफ तवज्जो देता नहीं है? वजूहात क्या बनी? वजूहात मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि मेरे ख्याल से जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत की इब्तिदा हुई है 2009 में, उससे पहले तो ऐसी हुकूमत चलती रही, बस पता नहीं था क्या था 47 के बाद 2009 तक। 2009 में जमहूरियत आई, थोड़ा सा असेंबली बना, फिर उसके बाद दूसरी असेंबली बनी, अब तीसरी असेंबली आई। इससे लोगों की जो आवाज़ है अवामी नुमाइंदों की, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सुनी जाने लगी। और फिर ऊपर से आई थिंक तवज्जो इसलिए नहीं दी गई कि शायद हमारे पास वो वसाइल नहीं थे, या हमें बोलने के लिए, हमें कहने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को परचेस करने के लिए। एनीवे, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ी। और मेरे जो जिस तरह मैंने पहले कहा, इसी तरह अगर आप हम तवज्जो दें एनर्जी पे, तो गिलगित बल्तिस्तान 12 महीने चल पड़ेगा। अभी तो अक्टूबर के बाद फिर काम रुक जाते हैं। मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। दूसरी जो मैं कहना चाह रहा था, स्कर्दू की एयरपोर्ट जो है गिलगित पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको मेरे ख्याल से नाइट लैंडिंग के लिए बनाना चाहिए, ताकि रात को भी अगर कोई फ्लाइट्स आना चाहें तो आ जाएं। और साथ ही वो स्कर्दू की जो सड़क है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो मिलाती है गिलगित को, इस पे तवज्जो की जरूरत है, ताकि आपस में गिलगित और स्कर्दू के दरमियान जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और इससे हमारे टूरिज्म पे भी असर पड़े। ठीक। अच्छा अब्बास साहब, अब थोड़ा सा अगर टूरिज्म की तरफ आए, अब जो पावर के प्रोजेक्ट हैं वो टूरिज्म से भी जुड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। जब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तब तक हम टूरिज्म को भी बूस्ट नहीं दे सकते फिर वहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये देखें, टूरिज़्म से जो रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो अलाइड सर्विस वो फैसिलिटीज़ है, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी देखें, जितनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा अब जो गिलगित का और स्कर्दू का एयरपोर्ट जो है वो बिजीएस्ट एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का उस एयरपोर्ट में शामिल हो गए हैं। अब इस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट पे आपका मुल्तान से, फैसलाबाद से, सियालकोट से, कराची से, लाहौर से और इस्लामाबाद से, इन तमाम डेस्टिनेशन से फ़्लाइट अब स्कर्दू की हो रही है। और वहाँ पर होटलों में जगह नहीं है, लोगों ने अपने जो घर हैं उसको 2-3 कमरे स्पेयर करके किराए पे दे रहे हैं। तो एक तरह से जो एक इकनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर बूस्ट अप हो गई है। लेकिन ये कि प्रॉब्लम सिर्फ उसी का है, वहाँ पर जो अगर आप किसी टूरिस्ट से बात करेंगे तो वो यही शिकायत करते हुए मिलेंगे कि यहाँ बिजली का मसला है, मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा है, सिग्नल का मसला है, इसी तरीके से होटलों में जगह का मसला है, खाने पीने का इश्यूज़ है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इन मसाइल पर बात करता हूँ, आपका जवाब लेता हूँ। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुलाम साहब, मसाइल के हवाले से हम टूरिज्म के मसाइल पर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। जी, तो मैं यही बता रहा था कि देखें, टूरिस्ट को आप उस वक्त उनको गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आप इन्वाइट कर सकते हैं जब आप उनको फैसिलिटीज़ देंगे। हाँ, अब आपके पास एक नेचुरल ब्यूटी हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, आपके पास झील हैं, आपके पास इस तरह का जो नेचुरल ब्यूटी हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी टूरिस्ट आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। आपके पास फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है। आप एक 5 स्टार होटल आप जो है वो स्कर्दू में दिखाएं, आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से गिलगित में एक सेरेना है, और आगे आपशीगर में एक इन्होंने होटल की एक वो शक्ल दी है, लेकिन ये कि नहीं है, उस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ नहीं है। तो टूरिस्ट को आप अगर गिलगित बल्तिस्तान इन्वाइट करते हैं तो उनको फैसिलिटीज़ भी आपको देने पड़ेंगे। और जब तक आप टूरिस्ट को इस तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो एक आध दफ़ा आपकी नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कि वो खुश होकर नहीं जाएगा। जो भी एक दफ़ा, अब ये खुशकिस्मती की बात है कि जो अब गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग घूमने फिरने के लिए जो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं वो काफ़ी मुतासिर होकर जाते हैं, और वो जब अपने इलाकों में वापस जाते हैं, लोगों को कहते हैं, तो बाकी लोग भी उस तरफ विज़िट करने के लिए उनकी वो होती है। इस दफ़ा जो टूरिस्ट बढ़ने की एक वजह जो है वो लोग बता रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं
दुनिया की जो बाकी ममालिक है, स्विट्ज़रलैंड, इस तरीके से कई कंट्रीज जहाँ लोग जाते थे हर साल में, वहाँ क्योंकि उनको फ़्लाइट्स नहीं मिली, बंद हो गए हैं, तो अब वो लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान का, नॉर्दर्न इंडिया का रुख किया है। लेकिन यही अब गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को और वहाँ के लोगों के लिए मौका है कि आप लोगों को बताएं वाकई में आपके लिए एक अल्टरनेट यहाँ स्पेसेस हैं, अल्टरनेट लोकेशंस हैं कि आप अपने जो है वो छुट्टियों के दिन और आप जो घूमने फिरने के दिन जो है गिलगित बल्तिस्तान में खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम पर गुजार सकते हैं। ठीक है बेग साहब, हर हुकूमत की टूरिज़्म भी तवज्जो का मरकज़ नहीं रहा। जो भी हुकूमत आती है वो टूरिज़्म पर भी तवज्जो नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने शुरू से बात की थी जी सैर व सियाहत का जो शोबा है उसको हम तरक्की देंगे, उस पर तवज्जो देंगे, उसको ज़्यादा मजबूत करेंगे। टूरिज़्म, आपको लगता है कि पाकिस्तान में उस पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है? पहले देखना कि टूरिज्म को चलाना किस तरह है। मुझे याद है हमने 2014 में, मुझे याद है USAID के साथ मिलकर हमने एक बहुत अच्छी टूरिज्म पॉलिसी बनाई थी 1 साल लगा के। उसमें मेहनत की थी पूरी 1 साल की। हेलो जी जी जी। और उसकी टूरिज्म पॉलिसी की 6 जिल्दें हैं जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के पास भी हैं। तो बड़ी कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अगर उनको कोई नई चीज डालनी तो जरूर डालें, उन पॉलिसीज को लेके आगे चलें। तो टूरिज्म तरतीब से चलती है, एक तरीके से चलती है, इधर उधर से नहीं चलती। अब टूरिज्म में इस दफा जो फिगर में देखा था 20 से 22 लाख लोग मेरे ख्याल से अगस्त के आखिर तक जिस चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे, टूर करेंगे, वहां जाएंगे लोग इस इलाके को देखने के लिए, तो बेताशा रोजगार पैदा होगा इस इलाके में। यही वाहिद रोजगार है जो वहाँ पे सबसे बड़ा रोजगार है लोगों के। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि जी कि जिस तरह स्विट्जरलैंड में 80 करोड़ डॉलर, 80 अरब डॉलर का टूरिज्म है, तो गिलगित में ये टूरिज्म बढ़ सकता है। नंबर 2, ये जितने भी होटल हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ सिक्योरिटी दे सकते को देना चाहिए, सड़कें जो एक्सेस रोड्स हैं उनको बेहतर करना चाहिए। अदरवाइज टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई है, उस टूरिज्म पॉलिसी को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अल्लाह का बड़ा करम है, अभी तक और पिछले साल भी गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट जो गए हैं वो खुश हो गए हैं। सिक्योरिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, अखलाक अच्छे हैं, चीजें अच्छी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आइंदा भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बन रही है उसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म पे हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी पे तवज्जो देने की जरूरत है। लोगों को खौफजदा करने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात की जरूरत है। ये टूरिज्म पॉलिसी जो बनी है 2014 में, शायद उसको देखें, उसको आगे ले जाए। ठीक है। अच्छा गुलाम बस आखिर में मेरे पास 2 मिनट है सिर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जरिया मौज सिर्फ सैर व सियाहत से वाबस्ता है। अब कोविड की वजह से टूरिज्म का शोबा काफ़ी मुतासिर रहा है। वेरी क्विकली जिन लोगों का शोबा है, जिन लोगों का जरिया माश शोबा सैर व सियाहत से मुंसलिक था, उन लोगों के पास ऑल्टरनेट क्या रहा फिर? देखें, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें वो काफ़ी मुतासिर हुए थे जब ये कोविड का सिलसिला चला, क्योंकि पिछले साल जब ये कोविड का मामला रहा तो वहाँ पर टूरिस्ट आए नहीं, और जिन लोगों का वाबस्ता होटल इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से और दीगर जो अलाइड सर्विसेज से उनसे था, वो सब मुतासिर हुए हैं और वो काफ़ी परेशान रहे हैं इस हवाले से। लेकिन ये कि अल्लाह का करम है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर तवज्जो दी और उन्होंने टूरिस्ट खोले हैं, टूरिज़म को, इंडस्ट्री को आपने तो थोड़ी सी तवज्जो दी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो स्पेशली इस चीज़ को फोकस किया, गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म को खुद गए और अपनी हर तकरीर में जो गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करते रहे। तो ये कि ये क्योंकि जैसे बेग साहब ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो अगर वहाँ पर कोई इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है, लोगों के जो ज़रिए माश है, अब एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं रहे हैं, ज़मीनें कम हैं, उस तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ये सिर्फ वाहिद ज़रिया है टूरिज़म जिस पे लोग निसार करके, जिनसे नौजवान स्पेशली उससे अपनी आमदनी का ज़रिया बनाएं और अपने आप को इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक करके कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गुलाम अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे शाहिदुल्लाह बेग साहब, साबिक सेक्रेटरी अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।